जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया और अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीवों में प्रजनन कैसे होता है और प्रजनन क्या होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जीवों में प्रजनन कैसे होता है। तो एक्चुअल में व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। एग्जैक्टली, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड, यानी अपने जैसे को बनाना, अपने जैसे को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन जो वर्ड है आपका, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है वर्ड वो है री और दूसरा जो है वो है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी फिर से प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। फिर से प्रोडक्शन करना अपने ही तरह का, उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए, हर कोई एनिमल अपने ही तरह का जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। या हम एनिमल को नहीं, प्लांट्स की भी बात कर लें तो जिस प्लांट का सीड होगा उसी वही प्लांट वहां पे निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आम का सीड जो है वो लगाया है और वहां पे जो है वो नीम का पौधा निकलेगा, ऐसा नहीं। तो सीड से क्या निकलेगा, पौधा निकलेगा और वही पौधा निकलेगा जिसका वो सीड होगा। एग्जैक्टली यहाँ भी एनिमल्स में भी वही होता है कि जो एनिमल होगा उसी का ही बेबी उसके पास आएगा। ऐसा नहीं कैट के पास डॉग का बेबी आ जाएगा। तो जो ही एनिमल होगा वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करेगा, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम बहुत सुंदर सुंदर से बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये और उनके माता पिता भी वहां पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, और ह्यूमन के अंदर भी जो है वो यही प्रोसेस होता है कि वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन की बात। अब हम बात करते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी इस धरती पे पैदा हुआ है उसको मरना निश्चित है। ठीक है, और मरना कोई नहीं चाहता है, मरना तो निश्चित है लेकिन चाहता कोई नहीं है कि हम मर जाएं। तो इसका एक बीच का रास्ता ये निकाला गया कि हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम अगर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में या दूसरे इंडिविजुअल के अंदर हम स्टोर कर देते हैं तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन उस जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस इंडिविजुअल के अंदर स्टोर रहेगी। तो हमारी ये बॉडी अब रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं होता है। तो अब हमारा इंफॉर्मेशन वो नेक्स्ट जनरेशन में हमारी आ चुका है, इसीलिए जो है हमको रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। यानी हम मरकर भी नहीं मरते हैं, इसी कारण से जो है हमको रिप्रोडक्शन करना होता है। रिप्रोडक्शन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अपने स्पीसीज की जो एंटिटी है उसको बनाए रखना। ठीक है, एक स्पीसीज है उसको लंबे समय तक इस धरती पर सरवाइव कराना ही रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ढेर सारा डेटा होगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होंगे। तो इस डेटा को आपने क्या किया कि आपने एक हार्ड ड्राइव लिया और हार्ड ड्राइव में इसको रख लिया। ठीक है, अभी आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, अचानक से एक दिन क्या होता है कि कंप्यूटर जो है आपका टूट जाता है या पूरा जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी अब आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा बचा नहीं है, सारा का सारा कंप्यूटर आपका क्या हो गया, खराब हो गया। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, हार्ड ड्राइव में अपने सारे डेटा को
रख लिया है। अब उस हार्ड ड्राइव को हम किसी दूसरे नए एडवांस बढ़िया कंप्यूटर में, देखो पुराना वाला कंप्यूटर है ये, ठीक है, पहले ये पुराना वाला था, अब क्या हो गया, ये नया वाला कंप्यूटर आ गया। तो अब हम अपने हार्ड ड्राइव को इस नए वाले कंप्यूटर में जोड़ देंगे और सारा डेटा हम इस नए वाले कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब जो हमारा पुराना कंप्यूटर जो है टूट गया, फूट गया, तो उसके लिए हमको शोक करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सारा का सारा हमको मिल गया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सारा का सारा हमारा सेव है, स्टोर है, तो इसलिए हमको इस बॉडी से नहीं लेना देना है। ठीक यही बात जो है हमारे ऊपर भी लागू होती है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे डीएनए के अंदर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? हमारे डीएनए के अंदर मौजूद है कि हमारा नाक कैसा है, होंठ कैसा है, सर कैसा है, लंबाई कैसी है, चौड़ाई कैसी है, या हम चलते फिरते बोलते कैसे हैं। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में मौजूद है, हमारे डीएनए में स्टोर्ड है, ठीक है। तो वो जो डीएनए हमारा है उसको हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि हमारे ही जैसा जो है इंडिविजुअल एक आ जाए और उसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो अब अगर इस बच्चे के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई जो इनके माता और पिता के अंदर थी, तो अब ये माता पिता रहें और चाहे ना रहें, लेकिन इनके जो सारे इंफॉर्मेशन है इस बच्चे के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो यही चीज होती है और यही चीज रेगुलरली होती रहती है, जिसके कारण हमको रिप्रोडक्शन करना होता है। और हमारा जो है वो जो डीएनए है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सदियों सदियों तक, हजारों लाखों सालों तक जो है वो इस धरती पर बरकरार रहेगा। और हमारी जो स्पीसीज की व्यापकता है, वो हमारे स्पीसीज की व्यापकता भी इस धरती पर हमेशा के लिए बनी रहेगी, यानी हमारी स्पीसीज भी कंजर्व हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन देखिए भैया, यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव पार्ट से, ध्यान दीजिएगा, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म में हाथ होगा, पैर होगा, ठीक है, ऐसे रैंडम हम मान लेते हैं। ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर जो है वो सोमैटिक होगा। कैसा होगा? सोमैटिक होगा। अब ये टर्म आपको याद रखने हैं। ये कैसे होंगे? पूरा बॉडी जो क्या होगा वो सोमैटिक होगा। लेकिन जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ये जो है, मान लीजिए एक ऑर्गन है, ये गैमीट का फॉर्मेशन जो करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जर्मिनल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे भाई? जर्मिनल कहेंगे। तो ये हो गया आपका जर्मिनल, ठीक है। तो पूरे बॉडी में दो तरह के सेल्स हमको मिलेंगे या दो तरह का पार्ट होगा, एक सोमैटिक होगा और दूसरा क्या होगा? जर्मिनल होगा, ठीक है। तो सोमैटिक पार्ट जो होगा वहां से अगर कोई नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, जैसे अब मान लीजिए हमारा बॉडी कट जाए, ये हाथ कट जाए और इसी कटे हुए हाथ से नए ऑर्गेनिज्म का जो है डेवलपमेंट हो जाए, तो उसे कहेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हमारे सेक्स ऑर्गन के द्वारा, ठीक है, जो हमारे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जो हमारे जर्मिनल सेल्स हैं, जर्मिनल टिश्यू हैं, जर्मिनल ऑर्गन है, उनके द्वारा अगर किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सोमैटिक सेल होते हैं, जो क्या होते हैं? सोमैटिक सेल होते हैं। वो सोमैटिक सेल क्या करेंगे कि जो सोमैटिक सेल होते हैं वो माइटोसिस करते हैं। सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा 9th में। तो यहां पे क्या होगा कि
सेल डिवीजन में ये माइटोसिस करते हैं, यानी सेल के पास अगर 2 क्रोमोसोम है, 2 डीएनए है, तो वो डीएनए क्या होगा कि ये सेल डुप्लीकेट करेगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगी और दोनों सेल में 2-2 क्रोमोसोम ही होंगे। क्लियर हो गया? यानी पहले के पास जो पेरेंट जो सेल था उसके पास अगर 2 क्रोमोसोम है तो इनके जो 2 सेल्स बनेंगे, एक सेल से जब डिवाइड करके 2 सेल बनेगी तो यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम होगा और यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम होगा और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। इस तरह के सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता है मियोसिस, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट क्या होता है अभी आप समझिए कि एक सेल जब इसमें मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है, और एक सेल जब डिवाइड करती है 4 सेल बनती है। एक सेल डिवाइड करके कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल बनेंगी, ठीक है। और हर एक सेल में जो है वो एक एक क्रोमोसोम होंगे, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 2 थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? आधे हो गए, यानी 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं मियोसिस। क्या कहेंगे? मियोसिस कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका माइटोसिस और ये क्या हो गया? मियोसिस हो गया, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है उस सेल से जो नए सेल्स बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, उन्हें हम गैमीट कहते हैं, और उन गैमीट के पास आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम था तो यहाँ पे 1 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। अब वो चाहे स्पर्म बने चाहे ओवा बने, तो ये सारे स्पर्म और ओवा के अंदर क्या होते हैं? आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के हर सेल में यानी सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो हमारा गैमीट होता है, यानी कि हम स्पर्म की बात कर लें, फीमेल में ओवा की बात कर लें, इसमें जो गैमीट होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? उसमें होगा भैया आधा। कितना होगा? आधा, यानी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी 23 स्पर्म में होते हैं और 23 फीमेल में क्या होंगे? ओवा में होंगे। क्लियर होगा? तो माइटोसिस कहां होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के थ्रू नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के थ्रू जो है वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट 2 गैमीट जब मिलेंगे तब जाकर के एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ये चीजें आपको इतनी याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय ए सिंगल पेरेंट। एक ही पेरेंट होगा, इसमें जो है माँ बाप नहीं होंगे, यानी एक मेल एक फीमेल ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक ही इंडिविजुअल होगा, और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी यहाँ पे गैमीट के फॉर्मेशन के बिना ही, गैमीट का मतलब क्या हो गया? जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, तो आधा वाला यहाँ पे काम नहीं करवाना है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल से जो 2 सेल बनती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होते हैं, यानी माइटोसिस वाला जो प्रोसेस है उसके थ्रू अगर जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात क्लियर हो गई कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, ठीक है, या आने वाली जनरेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व। अब आप सोमैटिक सेल का मतलब समझ रहे होंगे, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ड्यू टू मोनोपेरेंटल, इसमें चूंकि एक ही पेरेंट होता है, जिसमें 2 पेरेंट नहीं होते हैं, माँ बाप या मेल फीमेल नहीं होते हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं
जो इनके बच्चे होते हैं, तो आल बच्चे जितने भी बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लोन्स। बच्चे जो एक दूसरे से एकदम समान है, आइडेंटिकल हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होगा कि एक ही माँ बाप की अगर 4 संतान है, 4 बच्चे हैं, तो वो चारों बच्चे क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो सिमिलर होंगे। आइडेंटिकल नहीं होंगे, कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते हैं, यानी क्लोन नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलर हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब 100% एक जैसे हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर होंगे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्योंकि एक ही पेरेंट है तो इसलिए आइडेंटिकल होंगे। 2 पेरेंट होते तो वहां पे आइडेंटिकल नहीं होते। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का हो सकता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली 7 तरह से हम लोग देखते हैं। फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड टिश्यू कल्चर है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो ज्यादातर हमको प्लांट किंगडम में देखने को मिलता है, यानी प्लांट में ही ये सारी चीजें ज्यादातर हमको दिखाई देती हैं। एनिमल किंगडम में हमको देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत कम ही होता है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनिमल किंगडम में, जो लोअर एनिमल है वहां पे ही सिर्फ देखने को मिलता है हमको। जो हायर एनिमल है वहां पे हमको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिशन। फिशन क्या है बेटा, कि ये है एक तरह का डिवीजन है। फिशन मीन्स डिवीजन, एक तरह का डिवीजन होता है जिसमें क्या होगा कि इट अकर्स व्हेन सेल इज फुल्ली मैच्योर। जब सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तब ये होता है। इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट, पहले किसी भी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी पहले क्या डिवाइड करेगा, कोई एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है, तो इस सेल में न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, और उसके बाद जो है इसका जो सेल है वो अब डिवाइड करके अलग अलग हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही। तो इस तरह का डिवीजन को हम क्या कहेंगे, फिशन कहेंगे। ठीक है, और फिशन जो है वो 2 तरह का होता है। पहला जो है वो है बाइनरी फिशन। पहला क्या है, बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन देखिए, ये ज्यादातर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर ले रहे हैं अमीबा का, और अमीबा के अंदर देखते हैं कि किस तरह से फिशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फरो मेथड से होगा। किस मेथड से होगा, फरो मेथड से होगा। पहले क्या होगा कि इसका जो आपका न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके साइटोप्लाज्म भी जो है वो फरो बनने लगता है, और ये दोनों अब अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इसे हम यानी 1 से 2 बनना ही क्या कहलाएगा, बाइनरी फिशन कहलाएगा। जबकि मल्टीपल फिशन दूसरा जो टाइप है इसका, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि ये अब ये मान लीजिए ये क्या है आपका प्लाज्मोडियम है, ये भी यूनिसेलुलर होता है। अब ये सेल है, सेल के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे ये है आपका न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो है कई बार डिवाइड करता है, कई बार डिवाइड करके ढेर सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, और उनके पास जो है थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के ये एक इकट्ठा करके ये अलग हो जाते हैं। और जब क्या होगा कि जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या होगा कि ये बर्स्ट कर जाएगा, और सारे जो हैं ये छोटे छोटे सेल्स जो हैं ये बाहर निकल आएंगे। इन्हें हम डाटर सेल्स कहेंगे, और ये सभी सेल्स एक दूसरे के समान होंगे, क्लोन होंगे एक दूसरे के। ठीक है, यानी एक ही सेल से ढेर सारे सेल्स का बनना क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिशन। अब दूसरा टाइप जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर बॉडी जो है वो कई भागों में टूट जाए और हर भाग जो है वो एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है स्पाइरोगाइरा, ये भी प्लांट है, एल्गी है। तो ये अगर जो
किसी कारण से दो भागों में ऐसे टूट जाता है तो हर भाग जो है वो एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करता है, बनाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है ये स्पाइरोगाइरा में होता है, ये भी प्लांट में होता है। ये भी बहुत सिंपल है। अब दूसरा आता है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी एनिमल या प्लांट, ठीक है, एनिमल या प्लांट ग्रोथ करता है, ठीक है, तो उसमें ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। एनिमल्स के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं कि एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। अब वो एक हद तक ही जो है वो ग्रोथ कर सकता है। अब वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। एक हद तक जैसे हमारा है तो हम 20 सालों तक ही बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी जो लंबाई बढ़ना होता है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि अब ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम खाना पानी नहीं पा रहे हैं, है ना, तो खाना होना तो सब कुछ मिल रहा है लेकिन अब हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। अगर हमारी आजीवन लंबाई बढ़ती तो क्या होता, हम लंबे होते चले जाते एकदम से, ठीक है। तो एक समय आता कि घर में हम घुस नहीं पाते। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिट उनकी फिक्स होती है। तो अब खाना पानी उनको मिल रहा है, ठीक है, तो ग्रोथ होना है, तो अब क्या करेंगे कि उस न्यूट्रिशन का यूज करके क्या करते हैं कि अब वो एक नया बड रूप, इस तरह से बड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे इस तरह से निकला, अब ये बढ़ करके इस तरह का एक बड बन गया और यहाँ पे जो है ये अब पूरी तरह से एक इंडिविजुअल बनने को तैयार है। बड यहाँ से टूट जाती है और टूट करके एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। ये बडिंग हाइड्रा के अंदर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है, हाइड्रा है। ये किस ग्रुप का है या किस फाइलम का है, ये है सीलेंट्रेटा का, जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हम दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म है वो है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या है, फंगस है, ध्यान में रखना, ईस्ट क्या है, फंगस है, ठीक। तो अब ये जो है मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन में है, इसको खाना वाना खूब मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, खाना मिलेगा तो ये खाएगा खूब और क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो इसकी साइज तो निश्चित है कि इतनी बड़ी साइज ही होनी चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक बड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस अपना डिवाइड करेगा और एक बड का फॉर्मेशन करेगा। तो बड जो है वो अलग होकर के एक नए सेल का फॉर्म करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ढेर सारे बड के ऊपर बड, बड के ऊपर बड, इस तरह से लगे हुए हमको, ठीक है। तो लॉन्ग चेन बन जाती है, बड की भी लॉन्ग चेन बन जाती है। तो ऐसी भी बडिंग होती है और इस तरह की भी बडिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बडिंग के थ्रू जो है नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब बात करते हैं हम लोग रीजनरेशन की। रीजनरेशन का मतलब होता है कि एक्सीडेंटली किसी भी एनिमल का अगर बॉडी पार्ट जो है कट जाता है और हर एक बॉडी पार्ट नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। अच्छा, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, छिपकली की पूंछ कट जाती है, ठीक है, और पूंछ कटने के बाद में अब वो नया जो है पूंछ उसको आ जाता है। ठीक वैसे हमारा भी हाथ, जब हमारा हाथ मान लीजिए कट गया तो कट जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर से नया हाथ नहीं आएगा, घाव जो होगा वहां का वो भर जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, रीजनरेशन है। ध्यान दीजिएगा, हमारा हाथ कटेगा तो हमारा नया हाथ नहीं आ जाएगा, वहां पे जो घाव बनेगा हमारा वो भर जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह का रीजनरेशन है। तो जो ट्रू रीजनरेशन होता है वो ये कहता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए और उसी पार्ट से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। जबकि छिपकली में ऐसा नहीं होता। छिपकली में पूंछ कट जाती है तो नई पूंछ तो आ जाती है, लेकिन जो कटी हुई पूंछ है उससे नया इंडिविजुअल नहीं बनता है। ये बात भी आप याद रखिए, वो पूंछ बेकार हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए छिपकली में भी ट्रू रीजनरेशन नहीं है। ट्रू रीजनरेशन जो है वो एक एनिमल है प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का एनिमल है प्लेनेरिया। अगर इस एनिमल का जो है वो
इस तरह से कट जाता है, एक्सीडेंटली कट जाता है, 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो हेड वाला जो पोर्शन है वो टेल वाला पोर्शन फॉर्म करेगा, जो टेल वाला पोर्शन है वो हेड वाला पोर्शन फॉर्म करेगा, और जो मिडिल वाला पोर्शन है वो हेड और टेल दोनों पोर्शन फॉर्म करेगा। यानी इसी तरह का रीजनरेशन ही ट्रू रीजनरेशन कहलाता है। यानी जितने भी पार्ट हैं ये सारे पार्ट एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इसको ट्रू रीजनरेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो इसीलिए जो है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन से नए जो है फंगस का डेवलपमेंट होता है। ये भी एक तरीके का क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो हम ज्यादातर हम यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में ही होगा। तो प्लांट्स के हम पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का जो पार्ट है, यहां से नीचे का जो पार्ट होगा ये कहलाएगा आपका रूट। क्या कहलाएगा, रूट। ऊपर का जो एरियल पार्ट है ये कहलाएगा स्टेम, ठीक है। स्टेम पे आप लोग ये देख रहे हैं लीव्स हैं, क्या है ये, लीव्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है। कैसे पार्ट है, वेजिटेटिव या सोमैटिक पार्ट है। क्लियर हो रहा है, सोमैटिक पार्ट है, ठीक है। अब इसी में अगर जो हम कहते कि एक फ्लावर भी है, फ्लावर भी है, तो फ्लावर कैसा है, वो आपका वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बात समझिए। फ्लावर को छोड़ करके बाकी सारे जो पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेजिटेटिव होते हैं, सोमैटिक होते हैं। जबकि जो आपका फ्लावर है ये कैसा है, जर्मिनल पार्ट है। क्लियर हो रहा है, ये कैसा है, जर्मिनल पार्ट है। क्लियर हो गया। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होना ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी रूट, स्टेम और लीफ से अगर जो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, नया प्लांट बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, जो रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं, स्वीट पोटैटो, गंजी, शकरकंदी जिसको आप कहते हो, तो ये क्या है, ये है आपका रूट, ठीक है। तो वहां पे हमको छोटे छोटे जो है आंख टाइप के भी दिखाई देते हैं। जब हमने देखा होगा गंजी या शकरकंदी जिसको कहते हैं, स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं, तो वो रूट से एक नए प्लांट का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये बड जो कहलाती हैं ये एडवेंटिशियस बड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एडवेंटिशियस बड। और यही बड नए प्लांट का फॉर्म करती हैं, नए प्लांट को फॉर्म करती हैं, ठीक है। और दूसरा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डलबर्गिया शीशो जो होता है, यानी शीशम जो होता है, उसके रूट से भी नए नए बर्ड्स निकलते हैं, नए नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। यानी रूट के माध्यम से नए प्लांट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। स्टेम के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन हो, तो वहां पे देखिए 2 तरह के स्टेम होते हैं। एक स्टेम होगा जो एरियल होगा, ठीक है, बाहर होगा, जमीन से बाहर होगा। और हमको कुछ स्टेम ऐसे भी मिलते हैं कि जो जमीन के अंदर धसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो एरियल होते हैं उन स्टेम्स के बारे में। तो बहुत सारे स्टेम्स हैं, जैसे ग्रासेस हैं। ग्रासेस का जो स्टेम होता है उससे नए नए जो हैं वो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इसे हम रनर कहते हैं। स्टोलन, जो स्ट्रॉबेरी का स्टोलन होता है, ठीक है, उससे अगर जो नए नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी सब एरियल स्टेम है। इसीलिए इससे जो है वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। और किससे हो रहा है, सब एरियल स्टेम से हो रहा है। जबकि पोटैटो और जिंजर जो होता है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अंडरग्राउंड है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। तो हमने पोटैटो में देखा होगा, इस पे क्या निकलता है, एक
बड निकलता है, ट्यूबर बना होता है। ये पोटैटो का ट्यूबर है, तो इसमें क्या होते हैं, जर्मिनेटिंग बड होते हैं। आंखें हम लोग देखते हैं, ये देखिए ऐसे है ना, तो ये क्या है, आंख कहते हैं, आई कहते हैं इसको हम। कि अब इसी पार्ट को अगर जो हम काट करके जमीन में दबा दें तो एक नए प्लांट है, नए पोटैटो प्लांट का जो है फॉर्मेशन होने लगेगा। जिंजर जो होता है उससे भी हमको ये मिलता है। जिंजर जो है वो कई धीरे धीरे बड निकलते हैं और यही स्टेम जो है वो नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। तो आपने एक लीफ देखा होगा, अजूबा की पत्ती आपने देखा होगा, अजूबा की पत्ती, ये इसका नाम जो है वो है ब्रायोफिलम। इसका क्या नाम है, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम हमने देखा है, तो ब्रायोफिलम के किनारे किनारे जो है इसे थोड़ी थोड़ी कटी होती है और उससे भी जो है नए एंग प्लांट का फॉर्मेशन होता है। वहां से भी रूट और बड का फॉर्मेशन होता है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो नोच जो होती है, जो यहाँ पे नोच बनी होगी इस तरह से, उसी नोच से ये रूट जो है और सूट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। यानी लीव्स से भी नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जानिए आप लोग। ये जो होता है कि इसमें टेक्निक इन्वॉल्व की जाती है, ढेर सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व की जाती हैं। पहले सेपरेशन ऑफ सेल्स और टिश्यू। इसमें क्या करते हैं, किसी भी हमने प्लांट को लिया और उसके प्लांट के पार्ट को लेते हैं, कोई एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, चाहे हम लीफ ले लेते हैं, चाहे स्टेम ले लेते हैं, चाहे रूट ले लेते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं। तो उस पार्ट को हम क्या करते हैं, वहां की टिश्यू या सेल्स को हम अलग करते हैं, ठीक है। फिर उन टिश्यू या सेल्स को हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। कहां पे, एसेप्टिक कंडीशन में। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है जहां पे कोई बाहरी कंटामिनेशन ना होने पाए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है। एसेप्टिक कंडीशन में रखेंगे, साथ ही साथ हम उस टिश्यू को एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे। कहां रखेंगे, सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी उसको न्यूट्रिशन भी प्रॉपरली मिलता रहे, अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड लाइट, और उसको लाइट और टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल्ड रूप में, यानी जितना जितना चाहिए स्पेसिफिकली उसको उतना मिलना चाहिए। तो ये चीज होती है आपकी टिश्यू कल्चर, ठीक है। जैसे ये देखिए, हम क्या करते हैं कि प्लांट के पार्ट को जो है छोटे छोटे भागों में हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी टिश्यू के रूप में। फिर इसको हम इस तरह से कल्चर करते हैं और ये फिर ग्रो करता है। यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसी मीडियम के ऊपर हम ग्रो कराते हैं। तो हर एक जो छोटा छोटा पार्ट है, उस पार्ट से एक नए नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया नया प्लांट बन रहा है। और ये कंडीशन जो होगा वो लेबोरेटरी कंडीशन में ही हम इसको कर सकते हैं। यानी प्लांट जो फॉर्म करना है उसे हम कहाँ करेंगे, लेबोरेटरी कंडीशन में। और ये देखिए हाईली स्पेसिफिक जो है वो एसेप्टिक कंडीशन है टिश्यू कल्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाहरी कंटामिनेशन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आदमी जो बैठा हुआ है वो कितना जो है प्रोटेक्ट है पहले से ही, और साथ ही साथ इसके सामने एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर तमाम जो है केमिकल रखे हुए हैं। तो ये सब एसेप्टिक कंडीशन है, यहाँ पे किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये जो चाहते हैं सिर्फ वही टिश्यू, वही सेल यहाँ पे रहता है और वही केमिकल रहते हैं, पूरी तरह से बैक्टीरिया वायरस फ्री रहते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होता है। इस बॉक्स को हम लेमिनार हुड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिनार हुड कहते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है ये एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करते हुए हम टिश्यू कल्चर का काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्साइज पार्ट ऑफ टिश्यू, हम क्या करते हैं कि टिश्यू का एक पार्ट हम लोग काट लेते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लांट। टर्म को याद रखिएगा, एक्सप्लांट हम किसे कहेंगे, जो टिश्यू है उसके हम छोटे से पार्ट को क्या कहेंगे, एक्सप्लांट करेंगे। ग्रोज इनटू होल प्लांट, यही जो एक्सप्लांट है ये एक होल प्लांट में ग्रो करेगा व्हेन दे आर नर्चर्ड विद सुक्रोज, विटामिन्स, फ्यू मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स along with suitable hormones at a proper time of culture। यानी
ये जो टिश्यू हमने लिया है, छोटा सा एक्सप्लांट जो लिया है, ये पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब इसमें हम न्यूट्रिशन देंगे, सुक्रोज, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट और हार्मोन्स जो हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट जो है उसको हम देंगे, तो यही जो है किसमें बदल जाएगा? प्लांट में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से देखिए, छोटा छोटा पहले हमने पार्ट काट लिया, इसको हम क्या कर रहे हैं कि दे रहे हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, और ये धीरे धीरे जो है वो बदल जाएगा, आपके प्लांट में बदल जाएगा। नॉर्मली एक्साइज्ड टिश्यू ग्रो इनटू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। पहले क्या होता है कि जो टिश्यू होता है, तो स्टार्टिंग में जब वो ग्रोथ करेगा तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेल होंगे। ठीक है, ढेर सारे सेल के गुच्छे जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो उसे हम कहेंगे कैलस। क्या कहेंगे? कैलस कहेंगे। विच इज एक्टिवेटेड टू ग्रो इनटू सेपरेट ऑर्गन्स। अब वो उनको एक्टिवेट किया जाएगा धीरे धीरे, उसमें हार्मोन डाला जाएगा, कुछ अलग न्यूट्रिएंट डाला जाएगा, तो अब उन्हें हम क्या करेंगे कि वो जो है एक ऑर्गन में डेवलप करेंगे, जैसे वो रूट बनेगा या स्टेम बनेगा, उसका जो है हम ऑर्गेनोजेनेसिस जिसको कहते हैं, ऑर्गन का बनना जिसको कहते हैं, वही कैलस जो है अब ऑर्गन में डेवलप होगा जब उनको हम प्रॉपरली न्यूट्रिएंट देंगे। और ये जो है हार्मोन्स का यूज किया जाता है इसके लिए, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। ठीक है, ताकि इनके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस हो सके, इसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट और हार्मोन का यूज किया जाता है। हार्मोन कौन कौन से? साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। उस छोटे से कैलस को, जो छोटा सा हमने कैलस लिया, पहले टिश्यू लिया, टिश्यू अनऑर्गेनाइज्ड मास, उसे हम कैलस कहेंगे। अब उस कैलस के ऊपर हम क्या करेंगे? हार्मोन्स डालेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट देंगे, तो अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसके अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए हमने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लांट ले लिया है। अब इसमें क्या हुआ कि ग्रो हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ? ग्रो हुआ, और अनऑर्गेनाइज्ड मास बना सेल का। ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे हम? कैलस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एक्सप्लांट कहेंगे। टिश्यू का हमने पार्ट लिया था, तो इसे क्या कहेंगे? एक्सप्लांट करेंगे। अब ये ग्रो कर गया जो है, वो किसमें ग्रो हुआ? कैलस में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम हार्मोन्स देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये जो हार्मोन्स हैं इनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये अब देखिए स्टेम और रूट में डिवाइड होने लगा है, यानी रूट का फॉर्मेशन होने लगा और स्टेम का फॉर्मेशन हो गया, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ये एक जो है प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब प्लांटलेट आर ट्रांसप्लांटेड टू सेपरेट पॉट, जो है अलग पॉट में इसको जब ट्रांसप्लांट करेंगे इन द नर्सरी एंड फाइनली इनटू द फील्ड। फिर जो हमने अपने कल्चर से निकाला ये प्लांट, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? अब नर्सरी में लगाएंगे या फील्ड में इसको लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि एक ही प्लांट से हम हजारों हजार प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम टिश्यू लेंगे, हम सेल्स लेंगे, उनको कल्चर करेंगे, कैलस बनाएंगे, कैलस ऑर्गन डेवलप करेगा, ऑर्गन से प्लांटलेट बनेगा। उसके बाद में आप जो है उसको क्या करेंगे? जब वो डेवलप हो जाएगा तो उसको हम फील्ड में ले जा करके डेवलप कर देंगे। तो इससे हमारे पास एक ही प्लांट से हम हजारों प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और नोट्स आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके इसका नोट्स भी आप बना लीजिएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।